यूपी में योगी 2.0 की शुरुआत होने जा रही है। होली के बाद शपथ होगी, कैबिनेट बनेगी, अगले 5 साल यूपी को रफ्तार मिलेगी, माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा, काशी मथुरा का एजेंडा तय होगा और 2024 के लिए नया प्लान बनेगा। नमस्ते, मैं राशिद। जबरदस्त और फायर ब्रांड योगी ने जीत के साथ सत्ता के 7 रिकॉर्ड बनाए हैं। यूपी विधानसभा के इतिहास में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले उम्मीदवार, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। बीजेपी शासन में पहली बार ऐसा हुआ जब 5 साल तक कोई एक ही सीएम रहा। 2007 में मुलायम सिंह के बाद बतौर सीएम चुनाव लड़ने वाले पहले उम्मीदवार कौन? सीएम योगी। 34 साल से चल रहे नोएडा फैक्टर को तोड़कर जीत हासिल करने वाले पहले मुख्यमंत्री योगी लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले 5वें सीएम बने। इसके पहले 1957 में संपूर्णानंद, 1962 में चंद्रभान गुप्ता, 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा, 1985 में एनडी तिवारी भी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ 15 साल में पहले मुख्यमंत्री होंगे जो विधायक के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। उनके पहले 2007 में मायावती और 2012 में अखिलेश यादव ने विधान परिषद सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यूपी में बीजेपी ने 1997 से 2002 तक पहली बार 5 साल तक शासन किया, लेकिन इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले। 21 सितंबर 1997 को जब बीजेपी सरकार बनी तो कल्याण सिंह बने सीएम। 2 साल के बाद सीएम का चेहरा बदला गया। राम प्रकाश गुप्ता को दे दी गई कुर्सी। बदलाव के महज 351 दिन के बाद राम प्रकाश गुप्ता को हटाकर राजनाथ सिंह को सीएम बना दिया। लेकिन इस बार योगी का दम है, बाबा का बुलडोजर है, मोदी योगी की जोड़ी का जोर है। ऐसे में कई सवाल हैं जो यूपी के भविष्य की रूपरेखा तय करते हैं। सवाल ये कि कैसी होगी यूपी में योगी की नई कैबिनेट में कितने डिप्टी सीएम रहेंगे और अलग अलग पोर्टफोलियोज क्या दिए जाएंगे, माफियाओं पर किस तरीके का वार किया जाएगा। अयोध्या तो पूरा का ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन मथुरा और काशी के लिए अब योगी 2.0 में क्या होने वाला है, ये सब कुछ आगे अगले 1 घंटे मेरी डिबेट में। लेकिन उससे पहले आप गोरखपुर से सुशील की रिपोर्ट देखें और लखनऊ से निकिता सरीन की रिपोर्ट कि योगी का मतलब क्या है, मेकिंग ऑफ योगी का मतलब क्या है, योगी होने के मायने यूपी में क्या हैं और देश की राजनीति में क्या है। देखिए, लहरा गया है। हमारे साथ ये लोग मौजूद है, जोश में हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं और नारे देखेंगे कि किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और किस तरीके से जय जय श्री राम का नारा लग रहा है। क्या लग रहा है कि अब जब योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री और अब बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं? नहीं, बुलडोजर बाबा के नाम से तो पूरा उत्तर प्रदेश बुलाने लगा था। ये 24 करोड़ जनता ने अपना जो विश्वास जताया है पूज्य महाराज के प्रति, उसमें पिछले 5 साल की अपेक्षा आने वाले आगे 5 साल में उससे ज्यादा तेजी से बुलडोजर चलेगा। क्या लग रहा है आपको, कितना उत्साह है और पूरे देश में एक बार फिर से भगवा लहरा रहा है? पूरा देश में भगवा लहरा रहा है योगी जी के नेतृत्व में। ये जीत जो उत्तर प्रदेश आज देख रहा है, ये धर्म की जीत हुई है। आप देखिए, पहले के उत्तर प्रदेश में जो सरकारें चलती थी वो उसमें खून की होलियां खेलते थे, और आज देखिए उत्तर प्रदेश में भगवा रंग की होली खेली जा रही है। ये बाबा जी के नई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। यूपी जो है, उत्तर प्रदेश गुंडा माफियाओं के नाम से जाना जा रहा था। गुंडा माफियाओं का नामो निशान तक यूपी में नहीं है। बाबा जी ने गुंडा माफियाओं को बुलडोजर चला दिया है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ गई है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में उनका हिंदुत्ववादी चेहरा, दूसरा विकास के लिए किए गए अनेकों कार्य, साथ ही कानून व्यवस्था और फ्री सिलेंडर्स होली और दिवाली पर देना, साथ ही 60+ फीमेल्स को बसों में फ्री ट्रैवल करवाना, ये सारी चीजें मुद्दे उठा करके वो जनता के बीच गए और जनता को उनकी बातें समझ में आई। यही एक वजह है कि जनता ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय जीत दिलाई। विशेषज्ञों के अनुसार एक ये भी अहम कारण है कि इस बार दलितों के वोट मायावती से छटक कर भारतीय जनता पार्टी को मिले, क्योंकि जितने भी तमाम नियम और कानून थे, जो विशेषताएं थी, वो दलितों को पसंद आई। और यही एक वजह है कि इस बार लगभग सभी तबके के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और पूर्ण बहुमत दिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनाई। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो उसका एक विधिक प्रक्रिया होती है और उसके अनुसार वो पूरा होता है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि ये कब क्या
गठन होना है, कब कौन किस प्रकार से कार्य करेगा, और ये सब वितरण होने के बाद ही सारी चीजें आगे आती है। अभी ये प्री मैच्योर्ड है और ये सब संगठन को और केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है कि कब क्या गठन होना है, क्या नहीं होना है। विधायक सरकार का गठन, विधायक दल की बैठक, विधायक दल की बैठक कब? नई सरकार गठन कुछ बता दीजिए। विधायक दल की बैठक, ये लोग जानते हैं बीजेपी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। कुछ भी हो सकता है। आपके भी जहन में कई सवाल होंगे ना कि योगी 2.0 में सरकार के फैसले क्या होंगे। आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि कौन होगा उप मुख्यमंत्री, कितने मंत्री बनने वाले हैं, पोर्टफोलियो में किसे क्या मिलेगा, राजेश्वर सिंह होंगे या फिर नहीं, या कितने चेहरे होंगे, कौन से पुराने चेहरे रिपीट किए जाएंगे, किन नए चेहरों पर दाव लगाया जाएगा। इन सभी को लेकर मैं डिबेट को कर देता हूं ओपन। हरिहर रघुवंशी जी आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विजय कौशिक जी आप नेता हैं कांग्रेस के, मौलाना सुहेब कासमी पॉलिटिकल एनालिस्ट, अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज मेरे साथ में जुड़े हैं। हरिहर जी पहला सवाल आपका, योगी सरकार 2.0 में पहला फैसला क्या होने वाला है? जाति और क्षेत्रीय संतुलन कैसे बनेगा? क्या 2 डिप्टी सीएम वाला ही फॉर्मूला रिपीट किया जाएगा? अगर रिपीट किया जाएगा तो संभावित कौन कौन हो सकते हैं? चूंकि आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं इसीलिए ये जायज और लाजमी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। हरिहर जी। देखिए, एक प्रचंड जीत है, एक इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, और सभी वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और उससे पूर्ण खरी उतरने वाली है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। पहले भी उतरी है, इसीलिए इतना समर्थन मिला है। इतना पुरजोर समर्थन आज तक कभी मिला नहीं। बाकी जो आप पूछ रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक अपना सिस्टम है, एक रीति है, एक नीति है, उससे सारी चीजें तय होती है। मुख्यमंत्री भी तय होते हैं, मंत्री भी तय होते हैं, वो सारी चीजें चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी नहीं, हरिहर जी क्या होता है ना कि हरिहर जी क्या होता है ना कि कैबिनेट के चेहरों के जरिए हम ये समझ पाते हैं। हरिहर जी क्या होता है ना, कैबिनेट के चेहरों के जरिए हम यह समझ पाते हैं कि अगले 5 साल तक क्या होने वाला है। मैंने क्यों यह बात पूछी है समझिएगा आप। गजब का काम किया है 5 साल तक यूपी में योगी सरकार ने, यही एक वजह है कि प्रचंड बहुमत दोबारा से मिला है। हरिहर जी, 25 माफियाओं के खिलाफ एक्शन आप लोगों ने किया, 1500 करोड़ की संपत्ति जब्त आप लोगों ने की, 43,000 गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किए। मैंने इसलिए पूछा कि पहला जो एजेंडा रहेगा, पहला फैसला क्या माफियाओं के खिलाफ रहेगा या फिर महिलाओं को लेकर के कुछ रहेगा, दलितों को लेकर के कुछ रहेगा, क्या रहने वाला है? देखिए, गुड गवर्नेंस के समर्थन में उत्तर प्रदेश ने मतदान किया है और योगी जी का गुड गवर्नेंस सबने देखा है और आगे भी देखेंगे। जो कार्य चल रहा था उसको और आगे बढ़ाया जाएगा और सभी लोगों को साथ लेकर के योगी जी की योजनाएं पहले भी थी, आज भी थी। डबल बुलडोजर आगे भी चलेगा हरिहर जी? हरिहर जी, बुलडोजर आगे भी चलेगा? कायम रखा। देखिए, जो लोग बुलडोजर चलाने के लिए प्रदेश की जनता को मजबूर करेंगे, कमजोर लोगों को परेशान करेंगे, उनकी संपत्तियों पे कब्जा करेंगे, दूंगा भाई साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और होगी जी। ठीक है, कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। हर समाज का व्यक्ति महफूज होगा, कोई भी गुंडा राज। और आपने देखा कि 48% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान किया है। और आप देखिए, एक विकास की राजनीति को लोगों ने समर्थन दिया है। और एक पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जातियों के खिलाफ लोगों ने वोट दिया, परिवारवाद के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। तो उस भरोसे को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी और जो हमारा एजेंडा है, आप यहीं पर रुक जाए, बाकियों के पास भी चलते हैं। विजय कौशिक जी, आपसे सवाल है, 399 उम्मीदवार आपने चुनाव में उतारे, 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, 144 महिला कैंडिडेट 40% आपने उतारी, 137 की जमानत जब्त हो गई। ये मोदी योगी की जो जोड़ी जबरदस्त है, इसके आगे हर कोई फेल है। कांग्रेस बुरी तरीके से फेल है, कांग्रेस नेपथ्य में जा चुकी है। क्या करेंगे आप लोग अगले 5 साल यूपी में? क्या करेंगे? अगर आवाज उठाएंगे तो लोग ये कहेंगे भाई आप तो वो हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई। अगर मुखालफत किसी भी तरीके से करेंगे तो आपको ये कहा जाएगा कि जमानत तो बचा नहीं पाए, न पुरुषों की न महिलाओं की, अब आप क्या करने के लिए आए हैं? देखिए, ये बातें हैं, बातों का क्या, लोग तो कुछ भी कहेंगे।
लेकिन जो जनता है, लोग माने जो राजनीतिक दलों के लोग हैं और जनता माने जनता, जनता ने जो जनादेश दिया है वो हमें स्वीकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनावी लड़ाई हुई है ये विजय कौशिक जी मैं आपकी आवाज डाउन कर रहा हूं। विजय जी की आवाज डाउन की जाए। विजय जी आपके आसपास बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा मुझे डिबेट में डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर वो आवाज अगर आप रोकेंगे। लेकिन मेरे आसपास कोई आवाजें नहीं है। अच्छा, आपके आसपास नहीं, अपनी बात आगे बढ़ाएं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जहां से भी आ रही है, जिनके पास से भी आ रही है, वो आवाज ठीक करें। विजय जी अपनी बात पूरी करें आप। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि अगर मुद्दों के आधार पर चुनाव होता तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा था, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। वहां केवल हिंदू मुस्लिम का कार्ड चला है। स्पष्ट तौर पर आप क्या बात कर रहे हैं विजय जी? विजय जी आप भी क्या बात कर रहे हैं? एक चीज देखिए, विजय जी आप भी क्या बात कर रहे हैं? भाजपा में विजय जी आप भी क्या बात कर रहे हैं? विजय जी होल्ड ऑन, विजय जी होल्ड, आप भी क्या बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया। अरे लाभार्थी वोट सबसे ज्यादा कारगर रहा। 15 करोड़ लाभार्थी, महीने में 2 बार अनाज तेल के साथ नमक दिया। बीजेपी ने कहा कि नमक का कर्ज चुकाना है और जम करके नमक का कर्ज चुकाया गया। और आप ये कहते हैं कि मुद्दों का चुनाव हुआ ही नहीं। ऐसा तो है नहीं हुआ। नहीं, सबूत नंबर 1 देखिए ना, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई भी एक ऐसा मुसलमान नहीं था कि जिसे पार्टी टिकट देती? आ गया आप मुसलमान पे, मुसलमान ही पैमाना है क्या? अगर मुसलमान बीजेपी में रह करके चुनाव ना जीत पाए, देखिए जब भी कैंडिडेट डिसाइड किए जाते हैं, कार्यकर्ता नहीं है क्या? अच्छा, हरिहर जी जवाब दें, हरिहर जी जवाब दें, विजय जी को जवाब दें, बाकियों के पास फिर जाता हूं मैं। हरिहर जी जवाब दें आप। बड़ी सीधी सी बात है कि इन्होंने ये प्रदर्शन हरिहर जी अपना फोन अनम्यूट करें आप। हरिहर जी आपने अपना फोन म्यूट कर दिया है, अनम्यूट करके जवाब दें, रिबट करें आप। हरिहर जी आपकी आवाज तभी आ पाएगी। अनम्यूट करें अपना फोन हरिहर जी और जवाब दें आप। विजय कौशिक को जवाब दें। राशिद भाई इनको चुप कराइए, मैं जवाब देता हूँ। हाँ बोलें। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज मुस्लिम तो क्या एक भी मुसलमान आपकी नजरों में महिलाओं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या आप लोगों ने किया था कि राम मंदिर का निर्माण रुक जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो? अरे आप शांत नहीं है भाई साहब, जमानत बचा नहीं पाते हो, यहाँ बोलते हो। अरे जमानत की छोड़िए, हमने दोस्तों में भी जब इस देश में अंग्रेज आए हुए थे, आप तो काले अंग्रेज हैं, आपसे भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 48% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आखिर इनको क्या चाहिए? नहीं, वो तो 2014 में विजय जी बहुत अच्छा रहेगा अगर डिबेट में एक एक करके बोलेंगे ना। विजय जी अगर एक एक करके बोलेंगे, ये डिबेट का डेकोरम होता है, डेकोरम के हिसाब से हम चलेंगे। जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलेंगे। अभी हरिहर जी को रिबट करने दें, हरिहर जी बोलेंगे अभी। हरिहर जी बोलें। राशिद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आज चाहे मुस्लिम समुदाय हो, अल्पसंख्यकों ने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जिसके लिए राजनीति उत्तर प्रदेश में मशहूर थी कि एक जाति विशेष यादव ने भी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। दलितों ने किया, ओबीसी ने किया, सभी वर्ग के लोगों ने किया। आखिर मुद्दे नहीं थे तो आखिर पूरी जनता ने 48% महिलाओं ने मतदान किया, गुड गवर्नेंस पे किया, विकास पे किया, माफिया राज के खिलाफ जो आंदोलन चला योगी सरकार का उस पे किया, आखिर डबल इंजन की सरकार पे किया। इनको आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों किया, कोई मुद्दा नहीं है। हरिहर जी आप ये कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाली पार्टी सभी की पसंद है, जाति धर्म से अलग सभी की पसंद है, काम करते हैं। हरिहर जी अब आप रुकें। मौलाना सुहेब कासमी भी चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ में है। मौलाना सुहेब कासमी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरिहर जी का यह कहना है कि अब हिंदू मुसलमान में भारतीय जनता पार्टी को बांट करके ना देखें, नहीं उत्तर प्रदेश में बांट करके देखें। अब हिंदू ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी पसंद धीरे धीरे विकास के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है। और जो लोग ये नैरेटिव सेट करते थे कि बीजेपी का मतलब ये कि जो मुसलमानों के साथ में नहीं है, ये नैरेटिव चेंज हो गया है। जवाब दें, क्या वाकई ऐसा हुआ है? मौलाना सुहेब कासमी। देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस सरकार में जब नरेंद्र भाई मोदी ने कमान संभाली, उसके बाद देश के अंदर एक ऐसा इनकलाब आया कि नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश के अंदर जो जाति की धर्म की राजनीति होती थी उसकी परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने जाति धर्म से उठकर काम किया। अपने 7 साल से ज्यादा के राज में
नरेंद्र भाई मोदी ने कभी भी किसी धर्म का जाति का नाम नहीं लिया, किसी अगले पिछड़े का नाम नहीं लिया। हमेशा क्या कहा, ठीक है, मेरे देश के वासियों, भाइयों बहनों और 135 करोड़ लोग जी, इसीलिए एक के बाद एक प्रदेश भाजपा जीतती गई। उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा जीती और योगी सरकार ने 5 साल जो है जन नीतियों पर काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर उसका परिणाम सामने आया। ये हुई ना, उत्तर प्रदेश के ये हुई एक सच्चे मुसलमान वाली बात। ये बात हुई एक ऐसा मुसलमान जो पाखंडी नहीं है, वो बोल रहा है। आप तारीफ के काबिल हैं मौलाना सुहेब कासमी, जो बात आप ये कह रहे हैं। और यही बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं तो एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर की बात करता हूं, मैं तो विकास की बात करता हूं। सिर्फ मदरसे में बैठ करके सर हिला करके पढ़ने की बात नहीं होती है। बात यह होती है कि मदरसे से निकल करके कोई IAS बनना है या फिर नहीं, IPS बनना है या नहीं, कोई जुडिशरी में जा रहा है या फिर नहीं, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना है या फिर नहीं। बात यह होती है, बात यह नहीं होती है कि मुसलमानों के ठेकेदार कैसे बन गए। विजय जी, आपने ये तो कह दिया कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, लेकिन ये भी तो देखें जो 65 के आसपास मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से कितने में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मैं आपके सामने रख रहा हूं, सुनिएगा आप। मुरादाबाद शहर, बिस्वा, धामपुर, शाहबाद, मेरठ दक्षिण, भोजपुर, बागपत, देवबंद, धौलाना, सहारनपुर नगर, बुलंदशहर, नकुड़, स्याना, गंगोह, कोल, बरहापुर, अलीगढ़, लोनी, फिरोजाबाद, मुरादनगर, मीरगंज, आगरा नॉर्थ, शाहजहांपुर, बिलारी, ये सारी मुस्लिम बहुल सीटें हैं और इन सभी पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो ये नैरेटिव ना सेट करें कि मुसलमान के खिलाफ है बीजेपी। बस हो गया, फ्लॉप हो गया आप लोग, फ्लॉप हो गया आप, एजेंडा में फ्लॉप हो गया आप। उत्तर प्रदेश के शरीफ तो गरीब। एक मिनट, विजय कौशिक बोलेंगे स्क्रीन पर, विजय कौशिक रहेंगे, टीम PCR स्क्रीन पर विजय कौशिक। हाँ विजय जी बोलें। नहीं, मौलाना आपसे सवाल नहीं है, विजय कौशिक से सवाल है। मौलाना आपसे सवाल नहीं है, विजय कौशिक जी बोलें। मेरी बात पूरी हो जाएगी। मौलाना अपनी बात कर लीजिएगा, मौलाना कर लीजिएगा अपनी बात, जिससे सवाल हो रहा है वही जवाब देगा। विजय जी अपनी बात बोलें। बड़ी सीधी सी बात है, भाजपा ने एक जो माहौल बनाया, वो ये माहौल बनाया था कि अगर कांग्रेस आएगी तो ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का शासन हो जाएगा, राम मंदिर का निर्माण रुक जाएगा। इसके चलते हिंदुओं के एक तरफा वोट उसे मिले और उसके साथ साथ निश्चित तौर पर कि भी मुसलमानों के अंदर एक भावना थी कि अगर उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया तो भाजपा दुश्मनी निकालने पर उतारू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस बात का लाभ भाजपा को मिला है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि अगर कांग्रेस पार्टी को आज अगर सत्ता में वापसी करनी है तो ये जो हिंदू विरोधी छवि भाजपा की IT सेल ने बना दी है, हमें सुनिए ना, अगर कांग्रेस को वापसी करनी है तो अपनी गांधी फैमिली की चाटुकारिता वाली जो छवि है ना, इससे दुरुस्त करने की जरूरत है अंदर से। यहाँ से देखिए क्या होता है ना, आंखें बंद कीजिए एक बार ऐसे, विजय कौशिक जी आंखें बंद कीजिए और मन की आवाज जब आप सुनते हैं ना, मन की आवाज कभी भी झूठी नहीं होती। अरविंद मोहन जी के पास में चलते हैं। अरविंद जी कहते हैं विजय कौशिक के मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ है, क्या आप भी ये बात मानते हैं? और हाँ, दूसरी बात ये, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर के 177 दिन में गजब के काम किए, लगभग 1.19 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, काशी विश्वनाथ धाम दिया, गोरखपुर एम्स दिया, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, कुशीनगर एयरपोर्ट दिया, डिफेंस कॉरिडोर दिया, जेवर एयरपोर्ट दिया, गंगा एक्सप्रेसवे दिया, राम मंदिर दिया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया। क्या अभी भी मुद्दों का चुनाव नहीं था? अरविंद मोहन जी। नहीं, लेकिन 5 साल किसने रोका था बीजेपी को? बीजेपी को 300 से ऊपर सीटें थी, सरकार थी, तो 5 साल किसने रोका था? और चुनाव में पहले दौर से जो शुरू हुआ है हिंदू मुसलमान, आपको नहीं सुनाई पड़ रहा हो और मौलाना साहब को न सुनाई पड़ रहा हो तो मैं उसमें कोई दोष मानता हूं, क्योंकि चुनाव तो हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश हुई और जोगी जी ने लगातार 5 साल जो काम किए और हर काम में हिंदू मुसलमान पॉइंट था, उस पॉइंट को आप मिस मत करिए। चुनाव जीतने से सब चीजें माफी नहीं हो जाती। लखीमपुर खीरी अगर जीत गई है बीजेपी तो किसानों पे गाड़ी चला देना सही नहीं हो जाता। अगर उधर गाजीपुर में जीत गया है आजमगढ़ में एक किसी अपराधी का बेटा, तो उसको सब चीज माफ नहीं, उसके पिता की सारी करतूतें माफ नहीं हो सकती। तो इसलिए चुनाव जीतना एक पॉइंट है। और मान लीजिए कि बीजेपी कांग्रेस आज बहुत बदहाल हालत में है और कांग्रेस पिछले बार भी बदहाल हालत में थी, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टियां थी उत्तर प्रदेश की, चाहे BSP हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने 4.5 साल कौन सा काम किया? माने सरकार के काम पे हम सवाल उठाते हैं,
तो हम विपक्ष के भी सवाल उठाएं और ये पाएंगे कि जहां जरूरत हुई लोगों की आवाज उठाने की, कोई गलत मुद्दा आया, कोई इस किस्म की ज्यादती हुई, कुछ सरकार से गलती हुई, तो उस सवाल को इसी राहुल और प्रियंका ने उठाया, जिनको आज हम सारे फेलियर्स का दोषी मानते हैं। तो इसलिए ये कर लेना कि वोट नहीं मिला तो आपको बोलने का हक नहीं है, ये भी डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी में हर आखिरी आदमी की आवाज आनी चाहिए। और रहा मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का सवाल, सरकार की तरफ के कामकाज में भेदभाव की बहुत सारी चीजें नहीं आई है निश्चित रूप से, लेकिन पूरी पॉलिटिक्स मुसलमान विरोधी होती रही है, इस बात से इनकार कर। और अगर 15% आबादी को आप कोई भी हिस्सा सत्ता में देने लायक नहीं मानते तो उस आबादी का अपमान ही आप करते हैं। उसमें मौलाना जैसे कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा कि क्या गजब की पॉलिटिक्स नरेंद्र भाई ने कर दी, लेकिन मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन सत्ता में मिले। अखिलेश यादव के फेलियर, मैं तो मानता हूं कि अखिलेश यादव अगर इस चुनाव में फेल हुए हैं तो उसकी वजह ये थी कि सब व्यक्ति केंद्रित बहुत ज्यादा हो गया। सत्ता में हिस्सेदारी देने का जिन ग्रुप्स को, जिन सामाजिक समूहों को साथ लेना चाहते थे या लेते तो फायदा होता, उनको सत्ता में हिस्सा करने की कोई भी उन्होंने कोशिश नहीं की। अब सिद्धांतों की पॉलिटिक्स खत्म है, तो अगर सत्ता में हिस्सेदारी की पॉलिटिक्स होनी है तो अखिलेश यादव भी तभी सफल होते। पिछली बार बीजेपी सफल इसलिए भी हुई कि मौर्य का नाम उसने आगे किया, इस बार उसके पास लीडरशिप था, इस बार उसके पास हिंदुत्व का कार्ड था, इस बार समाजवादी पार्टी के एक पुराने शासन की गलतियों को उसने बहुत अच्छे ढंग से उठाया, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को प्रोमिनेंट किया। लेकिन आप ये कहिए कि वो लाभार्थी और लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ रहा हो, ये ऐसा नहीं था। गजवाए हिंद से लेके जाने क्या क्या कहा गया, आप पूरी लिस्ट। अरविंद जी ये कहना चाहते हैं ना, हरिहर जी, अरविंद जी कुछ जायज सवाल उठा रहे हैं। अरविंद जी का ये कहना है कि चुनाव जीत जाने का मतलब ये नहीं होता कि सवालों से बच जाया जाए, चुनाव जीत जाने का मतलब ये नहीं होता कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई उन सवालों से बचा जाए, हाथरस से बचा जाए, ये अरविंद जी का कहना है। और अरविंद जी एक चीज और भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, गजवाए हिंद आया, जिन्ना आया, पाकिस्तान आया। और हाँ, आगे आने वाले वक्त में आपसे एक और सवाल भी हरिहर जी किया जाएगा, क्योंकि यूपी में 15 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 71.2% मुसलमान अनपढ़ हैं। ये मेन स्ट्रीम में कब आएंगे? आपसे सवाल किया जाएगा। यूपी में 41% मुसलमान पूरी तरह से अनपढ़ हैं, ये मेन स्ट्रीम में कब आएंगे? यूपी के कामगारों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 31% है और यूपी में 48% मुसलमान पूरी तरह से भूमिहीन है, न खेती और न मकान है, ये मेन स्ट्रीम में कब आएंगे? नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि एक मुसलमान औसतन हर महीने में सिर्फ 752 रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है, ये मेन स्ट्रीम में कब आएंगे? ये भी आपसे सवाल किया जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या है हरिहर जी? देखिए राशिद भाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी उस समय एक नैरेटिव फिट किया गया कि मोदी जी आ गए हैं, पता नहीं क्या होगा अल्पसंख्यकों का। एक ऐसा नैरेटिव पूरे देश में फिट किया गया। 5 साल हरियर मैं टोक रहा हूँ बीच में। नहीं हुआ। अच्छे दिन आने का नैरेटिव सबसे ऊपर रहा, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव ऊपर नहीं रहा। नरेंद्र मोदी के को लाने में नैरेटिव के लिए हमने टीम पीसीआर कुछ और फुल फ्रेम ग्राफिक्स प्लेट अगर बदलते रहेंगे तो इस नैरेटिव को लेकर के हमने और भी कई चीजें तैयार की हैं। जितने भी नैरेटिव हैं, टीम पीसीआर फुल फ्रेम ग्राफिक्स प्लेट अगर बदलते रहेंगे तो नैरेटिव के बारे में हम और भी बता पाएंगे। हरिहर जी बोले, हरिहर जी बोले आप। आज 8 साल बाद हम लोग अच्छे दिन तलाश करें। हाँ हरिहर जी, अरविंद जी कहते हैं 8 साल के बाद अच्छे दिन की तलाश है, कब आएंगे? दिखते नहीं है अरविंद जी को। हरिहर जी देखिए, अरविंद जी को नहीं दिखते। अब मुझे नहीं पता है अरविंद जी को क्यों नहीं दिखते, लेकिन आप ये देखिए जितनी भी योजनाएं हैं उसमें देश के सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी है। क्या ये अच्छे दिन नहीं है? समग्र विकास देश का हो, हर भाग में विकास चले, क्या ये अच्छे दिन नहीं है? जहां जो हम उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में किसी भी सरकार ने उतना विकास नहीं किया जो योगी जी ने 3 साल। अरविंद जी, हरिहर जी, अरविंद जी और विजय कौशिक जी ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाकी आबादी के साथ में 23-24 करोड़ में 3,84,83,967, आई रिपीट, यूपी में 3,84,83,967 मुसलमान भी हैं। ये इनमें से ज्यादातर मेन स्ट्रीम में कब आएंगे, जिसके बारे में अभी डेटा मैंने आपको दिया? मैं ये कह रहा हूं कि हम हिंदू मुसलमान या किसी जाति को देख के कोई योजना नहीं बनाते।
हाँ, ये जरूर है कि आज तक अल्पसंख्यकों को वोट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है, या बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जिनको वोट के आधार पे उनका विकास, उनके विकास को रोका जाता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद, देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद ये नरेटिव खत्म हुआ है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो दूसरी जातियों के लोग हो, सबको भागीदारी दी गई है। बहुत क्विकली मैं मौलाना कासमी के पास भी जाना चाहूंगा, बहुत क्विकली मैं मौलाना कासमी के पास में जाना चाहूंगा, और अगले 2 मिनट का सेशन मैं मौलाना कासमी बनाम अरविंद मोहन जी का करना चाहता हूं। मौलाना कासमी, अरविंद जी का यह कहना है कि जो वाकई में दिखना चाहिए आपको नहीं दिखता, मुसलमानों को लेकर के जिस चश्मे से देखना चाहिए आपको नहीं दिखता, ये अरविंद जी का कहना है, यानी हिपोक्रेट हैं आप। देखिए, अरविंद जी ने 2-3 बातें कही और जो कि बिल्कुल आधार पे जो है नहीं है। जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इनकाउंटर किसी हिंदू बदमाश का हुआ तो मुस्लिम बदमाश का भी हुआ। उस्मान, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टेक्निकल स्नैग है, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं, डिबेट की हम दोबारा शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त हो चला है। हेडलाइन के बाद कुछ और भी जायज सवाल हैं। सवाल ये हैं कि अब यूपी सरकार 2.0 यानी योगी 2.0 का पहला एजेंडा क्या रहने वाला है, और जहां कहीं भी विश्वास की खाई है उसे पाटने के लिए क्या किया जाएगा, अगले 5 साल के लिए एजेंडा क्या रहने वाला है। और अभी मेरे डिबेट में एक सवाल और भी होगा, अयोध्या के बाद क्या मथुरा काशी की भी बारी है एजेंडा में। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। कई मिथक टूटे हैं, मिथक कई मायनों में टूटे हैं। 71 साल में 21 सीएम, आई रिपीट 71 साल में 21 सीएम उत्तर प्रदेश के अंदर रहे हैं, लेकिन कोई फुल टर्म सीएम लगातार दूसरी बार सरकार किसी ने बनाई नहीं। इन 21 मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड टूटा है और ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी 2.0 पर हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि होली के बाद सरकार बनेगी, लेकिन सरकार का पहला फैसला क्या होगा, और योगी 2.0 के जितने भी बड़े एजेंडा हैं इन्हें भी लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। फिर से डिबेट को हम ओपन कर देते हैं। विजय कौशिक जी, हालांकि आपने हिंदू मुसलमान को लेकर के बात की, आपने भारतीय जनता पार्टी को कई पैमानों पर तौलने की कोशिश की, कई क्राइटेरिया पर भी तौलने की कोशिश की, लेकिन आपको लगता नहीं कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले 3 उंगली आपकी तरफ ही इशारा करती है, और ये 3 उंगलियां ये कहती हैं कि पिछले 9 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए क्षेत्रीय दल। अगर आप देखें, आप कहीं हैं ही नहीं 9 राज्यों के चुनाव में। आप यूपी में नहीं, आप पंजाब में नहीं, आप मणिपुर में नहीं, आप गोवा में नहीं, आप बंगाल में नहीं, आप केरल में नहीं, आप तमिलनाडु में नहीं, आप असम में नहीं, आप पुडुचेरी में नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप वही पार्टी हैं 1952 में जिसकी 21 राज्यों में सरकार हुआ करती थी, और आपकी, मैं अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, आज की तारीख में कांग्रेस की सिर्फ 2 राज्यों में सरकार बची हुई है। कीजिए ना, बड़े चेंजेस कीजिए पार्टी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, तब तो बात बनेगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्य समिति की बैठक होने वाली है उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब देश में हालात इस तरह बन जाएं कि लोगों को धर्म की अफीम चटाकर जरूरी मुद्दों से अंधा कर दिया जाए, तो उन परिस्थितियों में हमें हरिहर जी, आप लोगों ने लोगों को धर्म की अफीम चटाई। हरिहर जी, आपने धर्म की अफीम चटाई, ये कहना है कांग्रेस के नेता काशी के बारे में। जवाब दें हरिहर जी। मथुरा काशी के बारे में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अगले साल से मथुरा काशी का मुद्दा भी। कौशिक जी को रोकिए, फिर मैं जवाब दूं। हाँ, जवाब दें, आप बोल सकते हैं। 60 सालों में ये क्या करते रहे पूरा देश जानता है। किस तरह से ये जात पात की राजनीति कराते रहे पूरा देश जानता है। किस तरह से वोट के लिए गरीबों को गरीब 70 साल से 60 पर आ गए। किस तरह से मुसलमानों को ये बिल्कुल निचले दर्जे का नागरिक बनाते रहे वोट के कारण, ये पूरा देश जानता है। आज ये देश से मुक्त होने जा रहे हैं, पूरे देश में इनका कहीं कोई वर्चस्व नहीं रह जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत बनता जा रहा है, अब इनके पास कुछ भी नहीं है, पूरा देश। अगर कांग्रेस मुक्त भारत बनता जा रहा है, अरविंद जी को बीच में लेकर के आना चाहूंगा। अरविंद जी, कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी आखिरी उम्मीद बची थी, और कांग्रेस के लिए आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। यूपी में 144 महिलाओं को उतारा, 137 की जमानत जब्त हो गई। यूपी में कांग्रेस 10 साल में 28 से 2 सीटों पर आ गई है। क्या उत्तर प्रदेश से कांग्रेस वाकई में अगले सालों तक, कई सालों तक नहीं, कई दशकों तक साफ हो गई है? अरविंद जी।
अब देखिए क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, और इस तरह की पॉलिटिक्स में ये ऊपर नीचे बीजेपी 2 सीट पे आ गई थी पार्लियामेंट में, उससे पार्टी खत्म नहीं हो गई, लेकिन उसमें 2 चीजें बीजेपी को बहुत मददगार रही। एक तो विचारधारा मददगार रही, और उससे भी ज्यादा संगठन पार्टी का, और उसके पीछे संघ का संगठन। अगर कांग्रेस विचारधारा पे रही और संगठन पे काम किया तो एमएलए एमपी जीतना हारना चलता रहेगा। तो लेकिन जिस हालत में अभी पार्टी पहुंच गई है, मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में विजिबिलिटी एक फैक्टर है, और ये जो बात है कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपको तो 2% वोट आया, 3% वोट आया, ये फैक्टर रहेगा। 10% वोट एक तरह का विजिबिलिटी आपकी बनाए रखती है। प्रियंका और राहुल, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, इनके साथ एक एडवांटेज है, क्योंकि ये बड़े परिवार के हैं और ऐसे परिवार के हैं जिसने काफी मुल्क के लिए किया है, तो इनकी विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। मैं मानता हूं कि प्रियंका अगर जेल जाती हैं या प्रियंका किसी जगह पहुंची तो उनको इग्नोर करना आमतौर पे, अरविंद मोहन अगर मान लीजिए, या अरविंद मोहन से भी ज्यादा मैं कहता हूं कि उठ के कहीं चले जाएं और बोलें कि अरे ये बड़ा गलत हो रहा है, तो पुलिस 4 डंडा मार के जेल में डाल देगी, तो कोई पूछने वाला नहीं आएगा। तो प्रियंका और राहुल के साथ वो नहीं है, विजिबिलिटी वाला पॉइंट उनके साथ थोड़ा, मान लीजिए 2% 3% पे भी मैं मानता हूं कि उनकी विजिबिलिटी खत्म नहीं होगी, उनकी विजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, लेकिन फिर वो आगे क्या करते हैं या पार्टी क्या करती है, क्या यही चलाएगी, तो संगठन और विचारधारा ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिसका महत्व सबको समझना होगा। और मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव की अगर हार हुई है आज की तारीख में, तो संगठन और विचारधारा पे काम न करने की, विपक्ष की भूमिका 5 साल न निभाने के चलते आखिरी 6 महीने में उन्होंने सारा कुछ समेटने की कोशिश की। चुनाव अच्छा लड़े हैं, लेकिन विचारधारा जब तक नहीं आएगी और संगठन नहीं होगा, इनमें से एक एग्जांपल तो अरविंद जी वो भी है ना। बीजेपी जी, अपनी बात पूरी कर लें, आप अपनी बात पूरी कर लें। बीजेपी जैसी पार्टी से, संघ जैसे संगठन से लड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसके पीछे विचारधारा की एक बड़ी ताकत है और एक परंपरा उनके यहाँ एक किस्म की बन गई है। और उसके बाद संगठन हर हाल में, चाहे कितनी भी नाराजगी हो जाए, संगठन अपने लोगों को छोड़ता नहीं, उनको अब आप देखिए ही ना अरविंद जी, बिल्कुल ठीक ही तो आप कह रहे हैं कि विचारधारा और संगठन की बात होती है, और संगठन की मजबूती जरूरी है। अमेठी में जिस जमाने में स्मृति ईरानी हारी, उसके बाद भी अमेठी में जाना छोड़ा नहीं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि 5 साल तक अखिलेश दिखे नहीं, 4.5 साल तक, आखिरी के 6 महीने में दिखे, ये भी अखिलेश को सोचने की जरूरत है और एक्सरे करने की जरूरत है। मौलाना सुहेब कासमी, थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, लेकिन कनेक्टिविटी इशू आ गया था। अब थोड़ा सा आप और भी चीजों के बारे में रोशनी डालें। आपने ये कहा, अच्छी बात है, आपने कहा कि मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करता है। आपने ये भी कहा मुसलमानों के लिए मोदी और योगी की जोड़ी ने बहुत कुछ किया है जो समझने और समझाने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल आया था मेरी डिबेट की शुरुआत में ही, विजय जी ने जो सवाल उठाया था, एक भी कैंडिडेट मुसलमान इलेक्शन लड़ने वाला क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल जायज सवाल है ये आपका, और पूरे देश के लोग करते हैं। मगर हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो भ्रमित किया गया था, और 70 सालों से कांग्रेस और उसकी बी टीमों ने लगातार ये काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो खा जाएगी। तो भाजपा की सरकार भी आई, पहले 6 साल अटल जी की सरकार आई, उसको मुसलमानों ने देखा, उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी से डराया गया कि गुजरात जो किया वो यहाँ पे कर देंगे। आखिर 8 साल की सरकार के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने और 5 साल की सरकार योगी जी ने जो काम किए बगैर मजहब का नाम लेके किए। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो शरीफ और गरीब मुसलमान था, जो शरीफ मुसलमान जो गुंडों से जो है परेशान था, और गरीब मुसलमान जो कांग्रेस और मुलायम माया के अत्याचार से की जो है जालिमाना कार्रवाइयों से। विजय कौशिक जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की अफीम चटाती है, लेकिन यहाँ पर तो मौलाना का ये कहना है, एक मुसलमान का ये कहना है कि धर्म की असली अफीम आप लोग चटाते हैं और आप लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं डराने का। मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, मैं पूर्वांचल में पैदा हुआ, पूर्वांचल में पला बढ़ा, आज की तारीख में नौकरी करता हूँ, और नौकरी करते हुए मैं रहता हूँ यूपी के नोएडा में। ना मैं तो असुरक्षित, मैं कभी असुरक्षित महसूस नहीं करता, मेरी फैमिली कभी असुरक्षित महसूस नहीं करती। आपके सामने देखें, मौलाना कासमी इनसिक्योर महसूस नहीं करते। तो फिर आप लोग ये धर्म की अफीम चटा किसे रहे हैं, किसे चटा रहे हैं आप लोग? मेरी बात सुनिए,
अरविंद एक जी, सीधा सा फंडा है कि जब कांग्रेस जो मुद्दों से खत्म हुई ध्यान है, हटाना हो तो धर्म की अफीम तो भाजपा चटाएगी। देश में कांग्रेस- बेरोजगारी सर्वाधिक है। आप पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इनके समय का देख लीजिए। देश के ऊपर जो विदेशी कर्ज हुआ था मात्र इनके 8 साल के समय में डबल से ज्यादा हो चुका है। आप बताइए ना, विदेशी कर्ज इतना क्यों लिया कि देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। आरबीआई का रिजर्व फंड का भी पैसा ये लोग निकाल कर खा गए। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि आरबीआई के रिजर्व फंड को भी देश की सरकार ने पहली बार निकाल कर खा लिया। कांग्रेस के नेताओं ने, तो मुझे ये बताइए, कांग्रेस के नेताओं ने 70 सालों में, मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजों में आईना दिखाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजों में आईना दिखाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है लोग जिंदा कैसे? दो चीजें हैं अब अरविंद जी, यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। पॉलिटिक्स जो है पोस्टरिंग से चलती है और पॉलिटिक्स इमेज बिल्डिंग से चलती है। ये तो मेरे समझ में आ गया कुछ दिनों के अंदर ही। आपको लगता नहीं कि विपक्ष को भी बहुत इमेज बिल्डिंग की जरूरत है? मेरा एक सवाल ये भी है। और साथ ही परिवारवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जम करके पूरे इलेक्शन के दौरान एक प्रोजेक्शन दिया कि बाकी जो है परिवारवाद पर चलते हैं, लेकिन परिवारवाद तो अभी भी यूपी की पसंद है। आप देखें, राजनाथ के बेटे पंकज, मुख्तार के बेटे अब्बास, ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर, आजम के बेटे अब्दुल्ला, काजिम अली खान के बेटे हमजा मियां, प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना, स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह। तो परिवारवाद तो अभी भी है अरविंद जी। परिवारवाद, ये परिवारवाद और कांग्रेस के परिवारवाद या मुलायम के परिवारवाद या लालू के परिवारवाद या चौटाला के परिवारवाद या बादल के परिवारवाद में फर्क है। मैं मानता हूं कि मैंडेट लेके लोगों से आइए और आप जो भी पॉलिटिक्स में करना है करते रहिए, वो बात एक अपनी जगह है। लेकिन पार्टी का उत्तराधिकार, शासन का उत्तराधिकार सिर्फ जन्म से तय हो तो वो निश्चित रूप से, बल्कि उसमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए लीडर को। अगर वो परिवारवाद नहीं चलाना चाहता, अगर सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि परिवारवाद चले, तो सोनिया गांधी को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जब नरसिम्हा राव आए तो न तो कांग्रेस से कोई नेहरू गांधी परिवार की विदाई हुई और न डूब गई सरकार। नरसिम्हा राव ने भी अच्छा चला लिया। तो ये अवसर सबको मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी है तो। ये पहचानना, ये मुलायम सिंह को भी अखिलेश चाहिए या शिवपाल चाहिए, लालू यादव को तेजस्वी चाहिए कि तेज प्रताप चाहिए, ये चॉइस इस किस्म की होगी तो परिवारवाद का चार्ज लगेगा ही। और फिर बीजेपी ने, मैं मानता हूं कि काफी गलतियां की, इसके बावजूद बड़ी आसानी से उसने समाजवादी पार्टी को 2 ही पॉइंट पे हराया कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना और दूसरा परिवारवाद। इन दोनों चीजों ने बीजेपी को बहुत लाभ दिया। कितना लाभ दिया है ये विश्लेषण अखिलेश। ठीक है अरविंद जी ठीक है, आपका धन्यवाद। मौलाना सुहेब कासमी, विजय कौशिक जी, हरिहर रघुवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इतना हमारा मानना है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को यह समझने की जरूरत है कि जमीन पर रह करके काम कैसे करना है। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी के लिए यूपी में सुनील बंसल ने किया, जैसा लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया, जैसा पश्चिम में संजीव बालियान ने किया, जैसा धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन के काम और 100 लोगों को लगा करके फॉर्मूला दिया, जैसा सोशल मीडिया को लेकर अंकित सिंह चंदेल जैसों ने किया। ऐसों से सीखने की जरूरत है। सीखेंगे तभी शायद रिवाइवल कर पाएंगे, वरना आज की तारीख में विपक्ष की इमेज बिल्डिंग नहीं हो पा रही है। यह भी एक सच है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। लेकिन मेरे इर्द गिर्द जितने सवाल हैं वो जायज हैं। मेरे इर्द गिर्द जितनी तस्वीरें चल रही हैं वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं